क्लास 10th के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये पेपर आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। बिल्कुल आपको वास्तव में नंबर चाहिए तो एक बार जरूर देख के जाएगा। 100% इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, गारंटेड है ना। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आएगा 100%। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। रीतिकाल की जो सबे सिवा है वो मानी गई है 1643 से 1843 तक। ठीक है। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। अपन ने पूरी चीजें प्रोवाइड कराने का दावा किया है और कराएंगे ही सही। ठीक है। देखो जो चैनल पर रेगुलर रहेगा ना उसी को टॉपर बन पाएगा। अब पता चले कि आप एक वीडियो देख रहे हो, देखा नहीं कि फिर कहोगे कि आया नहीं आया नहीं। जो बताए उसको करो कंप्लीट, फिर नहीं आएगा तो मैं दोषी हूं। ठीक है। पंचवटी जो है ना वो दिग्गु समास का उदाहरण है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं स्विट्जरलैंड। जय शंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता की आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मकथ्य। कामयानी जो है, कामयानी एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते हैं। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए हो गया। नाटक में कितने अंक होते हैं? देखिए एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। यशपाल जो है इसका आ जाएगा मन्नू भंडारी की लखनवी अंदाज। देखिए यशपाल जी की जो रचना है ना वो है लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है? अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास की जो रचना है वो है कवितावली, दोहावली। ठीक है। ये चीजें रचनाएं हैं। आत्म काव्य की आत्मा जो है ना वो कहलाता है रस। ये आपका छठा ऑप्शन है ना। आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। कैसा है? कर्मवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा नहीं की है? भाई साहब प्रेम की। बिल्कुल तार तार कर दिया उसने तो। प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? अरे देखते से भाई साहब बिल्कुल लट मारने का मन करता है। वीर रस। चिंता मणि किनकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। घबराना नहीं है ना। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होगा। देखो रिलैक्स बिल्कुल, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है। बिल्कुल गलत बात है। ये सत्य सत्य आप देखिए, ध्यान से देखना है। दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहने वाला है। पांचवा यदि हम बात करें तो ये सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 शुरू हो गया है और अपन ने बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल आप प्रोवाइड कराएंगे। घबराना नहीं है आपको। कौन सा? ये सेट सी है आपका, है ना। तो चलिए यहां से अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। ये यहाँ पर है।
ये हो गया है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों ने प्रभाव पड़ा। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यहां से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यशपाल आ जाएगा। ये यशपाल जी की रचना हो गई, ये शैली हो गई, ये इतना शैली देखो। और यहाँ से ये देखिए गंज बहुत सारी शैली, 4 शैली, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2-2 नंबर का तो यही से पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। रातों रात का समास विग्रह क्या होगा। रात ही रात और अव्ययी भाव समास आएगा। वंशधर का आ जाएगा, वंश को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। थोड़ा सा समास के बारे में और आप थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। तो यहाँ से अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका अथवा है। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो जे शंकर प्रसाद है, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये कला पक्ष के अंतर्गत भाषा आएगी, अलंकार आएगा, छंद आएगा, और ये शैली आएगी, और साहित्य में स्थान। ले लिया स्क्रीनशॉट, तुरंत लेते जाओ। सूरदास जी का बिल्कुल सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी हो गया, भाव पक्ष हो गया इतना, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 14, गोपी योग ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं, ये हो गया इतना। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। गद्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18। ये संदर्भ है, प्रसंग है, और ये व्याख्या है। ठीक है, हो गई इतनी। यहां से आप देख सकते हैं, ये संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा, और ये व्याख्या हो जाएगी। यहां से देख लेना आपको, ये हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये अनुच्छेद लिखना है आपको, ये यहाँ पर है, और ये इंटरनेट वाला है। इंटरनेट पर भाई बहन के बीच में संवाद है, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये इतना है। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं देख लीजिएगा आप, ये यहाँ से व्याख्या हो गई पूरी। ठीक है, ये इसका अथवा वाला अपन ने जो बताया अभी, 20 का अथवा हो गया था, नहीं बताया था, ये हो गया अथवा वाला है ना। ये अथवा वाला है, तो अथवा का जो उत्तर है ये यहाँ पे है। हो गया, ये थोड़ा बड़े कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। ये सुंदर प्रश्न हो गया, ये व्याख्या हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये यहाँ से है। हो गया, ये इसका अथवा है। ये यहाँ से निबंध होने, तो निबंध तो आते हैं सबको है ना, देख लेना आपके हिसाब से निबंध तो ये। और बाकी जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है ना। चलिए, तो इसके बाद में आपका यहाँ से, ठीक है, ये आपका मैंने सेट सी समझाया है। कौन सा पेपर बता दिया है, सेट सी बताया है। इससे पहले मैंने आपको सेट ए भी प्रोवाइड करा दिया, बस इन पेपरों के अलावा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आईएमपी निशान लगवा लो, या फिर इन पेपरों के थ्रू पढ़ लो, बात खत्म है, बात एक ही है, किधर से पढ़ो। अब अगला देखिएगा, आपतित काव्यांश है। चलिए इसको अच्छे से समझेंगे। ये आपका आपतित का ध्यान से कि अथवा में आएगा, ठीक है, कोई सा भी एक करना है आपको, हो सकता है वो नहीं फंसेगा तो इनमें से फंस जाएगा, है ना। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यदि आप नर हो, मनुष्य का जन्म मिला है, तो निराश मत करो मन को, और कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी आप इस जगत में रह रहे हो तो अपना ऐसा कुछ कर्म करो कि जिससे आपका नाम रहे। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसे यहाँ व्यर्थ ना हो।
ये जो जन्म हुआ है बिना किसी अर्थ के कारण नहीं हुआ है। ठीक है, इसको समझो और फालतू में व्यर्थ टाइम बर्बाद ना करो। कुछ करो तो उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को। ठीक है, मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए, मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। निराशा त्याग कर आदमी किसी भी काम में लग जाना चाहिए। ठीक है, हो गया इतना। आदमी का जो जन्म का उद्देश्य किस उद्देश्य से हुआ है? देखिए, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ जन्म किस अर्थ हो, समझो यहाँ व्यर्थ ना हो। यानी ये जो विषय आदमी का जो जन्म है ये किसी विशेष कार्य के कारण हुआ है। इसे व्यर्थ ना गवा कर विशेष कार्य करना ना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जन्म हुआ है। और उपयुक्त गद्यांश का या उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताइए। नर हो ना निराश करो। चलिए अगला क्या है? तुम धरती के पुत्र हो ना हिम्मत हारो। तुम इस धरती माता के पुत्र हो, तुम कभी हिम्मत मत हारो। श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो। श्रम की जो पूंजी है उससे अपना क्या करोगे? काम संवारो। ठीक है, श्रम की सीपी से में ही वेदव धुलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। मिट जाता है दैन्य स्वयं ही क्षण में, छा जाती नव दीप्त धरा के कण में। जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो कर्म का आलस भाव तुम छोड़ो। अपने कर्म का पथ पर मार्ग पे करो। पढ़ो जिसमें याद हो रहा है, बहुत सारी चीजें थोड़ा समझो। काव्यांश का भाव समझाइए। ठीक है, तो इस काव्यांश का जो भाव है ना वो ये है कि मनुष्य को निराश ना होकर साहस के साथ मेहनत करके कार्य को संभालना चाहिए। क्या बोला है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, साहस के साथ मेहनत करना चाहिए और अपने कार्य को संभालना चाहिए। ठीक है, परिश्रम और से संपन्नता और स्वाभिमान प्राप्त होता है। सारी हिंसा मिट जाती है, नई क्रांति आ जाती है। अतः हमें आलस्य को त्याग कर कर्म मार्ग पर लगना चाहिए। अब जिन बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए डर लग रहा है ना, तो बिल्कुल डरो मत, आप बिल्कुल करो, डर क्यों रहो। देखिए, ये जो बच्चे हैं ये भी आपकी तरह ही कमजोर थे। आप स्वयं को यदि इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो अच्छी बात है। कमजोर बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, यदि आप इन बच्चों की तरह परसेंटेज वास्तव में बनाना चाहते हो तो जो बता रहा हूँ ना उसको याद जरूर करिएगा। ये भी खुद को स्वयं कमजोर मानते, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप स्वयं कमजोर नहीं हो। तुम स्वयं को जान लो, तुम ब्रह्मा का ही अंश हो। ठीक है, तो स्वयं को पहचानो। बहुत आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पततर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल। ये देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर है भाग्यवाद आवरण पाप का। पाप का आवरण किसे कहा गया है? देखिए, पाप का आवरण हो गया भाग्यवाद। ठीक है, कर्मवाद का विलोम शब्द क्या है? कर्मवाद का विलोम शब्द भाग्यवाद हो जाएगा, और क्या हो गया। ठीक है, और उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। तो भाग्यवाद दूसरे का शोषण करने का हथियार है। सफलता के लिए तो कर्म की आवश्यकता होती है। इसी तरह आप यिन को पढ़ेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ये आपको 3 नंबर पक्का करा देंगे, है ना। एक एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा पूरी फिल्म। यहाँ से ठीक है, यहाँ से देखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तुम युवक हो काल को भी काल से दिख रहे हो। ठीक है, तुम युवक हो काल को भी काल से दिख रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा ठीक है गलत समय चल रहा है या तुम किसी चीज से घबरा रहे हो तो उसके काल के भी काल हो तुम। ठीक है, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम ही हो। देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो। ठान लोगे तुम अगर युग नहीं, तस्वीर दोगे गर्जना से शत्रुओं के कलेजे चीर दोगे। तो उपयुक्त गद्यांश काव्यांश का शीर्षक क्या है? युवक है। युवा वर्ग क्या क्या कर सकता है? तो देखिए, युवा वर्ग नए नए युग का सूत्रपात होता है, वहां देश को समृद्धि के रास्ते पर ला सकता है। यदि साथ ही यदि देश पर संकट आए तो वहां अपने शौर्य और पराक्रम से
दुश्मनों को थर्रा सकता है। बस इतना सच्चाई कर सकते हैं, थर्रा सबसे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं। युवा शत्रुओं का क्या कर सकता है, तो देखिए अपने शौर्य और वीरता से वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, अपने बलिदानी तेवरों से शत्रुओं के कलेजे चीर सकता है। इसके बाद में यहां से करिए और ये यहाँ पर, ठीक है, इतना यहां से करिएगा। चलिए अब आगे आपका है औपचारिक पत्र। एक औपचारिक आता है, एक अनौपचारिक बोलते हैं, ठीक है। जो अपना, ठीक है, स्कूलों में इनमें सरकारी कामकाज का जो पत्र रहता है वो लेता है औपचारिक, और रिश्तेदार को इनको लिखते हैं जो अनौपचारिक रहता है। एक पेपर में हमेशा ही आता ही रहता है एक औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है, हर एक पेपर में ना भैया। तो यहाँ से अपन है ना इसको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर ये, तो बाकी सारे चीजें हिंदी में इतने इंपोर्टेंट नहीं रहते हैं, सभी चीजें कोई सा पूछ लेता है। तो तरीका मैं सिखा दूंगा एक का, उससे आप कोई सा भी बना सकते हो। देखिए पढ़ो ध्यान से, लाउड स्पीकर बंद कराने हेतु निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखो। क्या करना है, जिलाधीश महोदय को अपने को आवेदन पत्र लिखना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा, जिलाधीश, ठीक है, किसको लिखना है, जिला के, ठीक है, धीश को। सबसे पहले अपन यहां से शुरुआत करेंगे, तो सेवा में लिख दो या भले प्रति लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सेवा में, और क्या लिखना है, जिला जिलाधीश महोदय। इसके बाद में यहाँ पे कोमा होगी, क्योंकि अपना बात जो है यहीं पे विराम नहीं हुई है। जिलाधीश महोदय तो कहाँ बोला नहीं रहा है, तो अपन मन पड़े जो लिख दो अपने हिसाब से। तो मैंने मान के चलो यहाँ पे लिख दिया भोपाल, और कहाँ पे भोपाल, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, समझ में आया है। अब यहाँ पे जाके अपन पूर्ण विराम लगा भी सकते हैं, ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपना विषय क्या है, विषय, विषय को ध्यान से देखिएगा। विषय क्या बोल रहा है, वो लाउड स्पीकर बंद कराने हेतु, ये लाउड स्पीकर बंद कराने हेतु आवेदन पत्र। तो ये से टिप पे लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। यदि मैं कहूं कि इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कौन से आवेदन पत्र है, तो प्राचार्य को शाला छोड़ने हेतु स्थानांतरण पत्र, तो अपन लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो यहाँ से अपन, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे विषय में लाउड स्पीकर स्पीकर बंद करने हेतु थोड़ा साफ साफ लिखो, है ना, राइटिंग चलिए मेरी तरह आपकी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया आवेदन। अब आ जाएगा मान्यवर, तो यहाँ से एक लाइन छोड़ना है और बढ़िया से लिखना है मान्यवर, ठीक है। बाकी तो आप आगे की फिल्म सब कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सभी ने निवेदन है कि रेडियस यहाँ तक अपना आ गया, ठीक है। और यहाँ से मान के चलो तीव्र तक लाइन पहुंच गई, मैं मान के चल रहा बता रहा हूँ ना, यहाँ तक पहुंच गई लाइन तीव्र के बाद में अपने को जो शुरू करनी स्टेप अब यहाँ से होगी कर्णभेदी, ठीक है, ध्वनि, यहाँ से डेडेसर के इतना हो गया है, ये यहाँ तक। अब ये सारी चीजें हो गई, और यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरह से अपन लिखते लिखते पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है, पढ़ रहा है। तो यहाँ से मान के चलो ये अपनी लाइन पहुंची है, पढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे जब लिखेंगे ये अता वाली लाइन, तो ये अता वाली जो लाइन आएगी ना, इसको आपके ये जो जिलाधीश वाली स्टेप थी इसकी सीध में आएगी। कहां पर आएगी देख लो ध्यान से, इसके ऊपर सीध में, यहां पर अपन इसकी सीध ये हो गई है अतः, ये एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अतः आपसे, फिर इसी तरह इसको लिख लिखते जाएंगे, और इसके जो बचा हुआ मामला रहेगा उसको अपन यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। कृपा होगी, मान के चलो ऐसा हो गया। अब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए
उसके बाद में बढ़िया से यहाँ पर डालेंगे अपन सारी चीजें, दिनांक। ठीक है, दिनांक क्या है आपका, उसी के आगे लिख देना है। तो मान के चलो आपका 5 फरवरी है 2024 लिख दो, हो गया। अब यहां पर आप लिख सकते हैं बहुदिया, ठीक है, और यहां पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी नाम है। क्या कालीचरण है क्या, कालीचरण लिख दो। रामचरण आए तो रामचरण लिख देना। ठीक है भैया, तो ये पूरा स्टेप मैंने आपको बता दिया है ना। ये लिखने का तरीका, याद तो हर एक बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में जो आपका है ना, ये यहां से आप सबसे ज्यादा जो है इस साल के लिए, देखिए पढ़ना सभी, तो पहले तो आप, मैं बता भी रहा हूं साथ में, एक तो ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला करना है आपको, प्रचार्य वाला मोस्ट आईएमपी है, इसको करिएगा करिएगा। ठीक है, यहां से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नगर निगम वाला भी आप करिएगा। हो गया, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ना, कई बच्चों के पास नहीं होगा, तो यहां से लो तो फिर हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से है, यहां पर है, ये यहां से, ये हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, यहां से लेते जाओ, तुरंत लेते जाओ, है ना। इसके बाद में ये अभी आईएमपी है, इतना नहीं है, ये 12th के लिए जाना रहता है। यहाँ पर ये भी आई है, आई मतलब आईएमपी वो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चीज है। ठीक है भैया, तो ये तो हो गया आपका क्या, ठीक है, ये क्या था आपका, ये तो औपचारिक पत्र है। अब अनौपचारिक पत्र होता है, आता है, तो बहुत बेहतरीन सा पत्र आपको बता रहे हैं, जो आपका अधिकतर ये आते ही आता है। ये एक तो ये आपको करना है, ठीक है, इसके बाद में ये आपको करना है। ठीक है भैया, ये जन्मदिन वाला आता है, सिंपल बात, हिंदी में तो आपको सभी कर लेना, क्या दिक्कत है, पढ़ना है। अब इसका तरीका क्या है, ये तरीका ये है कि ये सबसे पहला जो नंबर है, ये नाम वाला, ये नाम वाली स्टेप यहाँ पर आ जाएगी इस कोने में, जिस अपन स्टार्ट इसको यहाँ से किया था। चलो लिख के बता ही देता हूँ, है ना। तो मान के चलो ये कौन सा है, ये पत्र है, और ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे ना, कोई बताने की जरूरत भी नहीं। ये कॉपी हो गई, यहाँ से इतना चीज भर लिख देना है, फिर ये अपना नाम लिख देना है, उसी तरह से ये थोड़ा सा स्टेप छोड़ के ये आपकी कॉपी की लाइन समझ लो आप। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ना भैया। इसके बाद में ये करना है चौथा, पढ़ लीजिएगा यहां से, और ये छठा। ठीक है भैया, चलिए अब अगला जो टॉपिक है आपका है संवाद लेखन, 3 नंबर का आता है, देख लीजिएगा हर साल ही पूछता है। एक ये देख लीजिएगा 2022 में जो आपसे पूछा था कोविड-19 और पर्यावरण संरक्षण पर संवाद पूछा था। 2023 था, उसमें जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था यहाँ पर देखिए, बढ़ती हुई महंगाई और ग्राहक किराना दुकान के मालिक के बीच संवाद बताया था, और अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद और संवाद दोनों से मिलकर आपका 3 नंबर पक्के हो जाए। तो देखिए संवाद लेखन जो होता है बहुत ही सिंपल है, इसमें केवल अपना दिमाग का यूज करना है। देखिए संवाद को सबसे पहले तो इसको डेफिनेशन समझिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला संभाषण को हम कहते हैं संवाद। 2 व्यक्ति जब बैठते हैं और गप्पे छप्पे मारते हैं, तो उस गप्पे छप्पे को अपन यदि लिख देंगे तो वही बन जाएगा आपका संवाद लेखन। मान के चलो इसको थोड़ा सा अपने को क्या नॉलेज होना चाहिए बस। मान के चलिए अपने से पूछा कंप्यूटर का आविष्कार, ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कार के बीच में क्या है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। तो विद्यार्थी कह रहा है सर आज हमें विज्ञान द्वारा खोजे गए कंप्यूटर के बारे में बताने की कृपा करें, सर हमें बताइए कि विज्ञान ने कौन कौन से कंप्यूटर बताए। तो शिक्षक ने कहा आज का युग तो बेटा विज्ञान का युग है, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी के नियत, तकनीकी के नित नित आविष्कार निरंतर सामने आ रहे हैं, कंप्यूटर इन्हीं में से खोजा गया है। तो इस तरह से जो वार्तालाप करेंगे, ठीक है, यदि वही क्या कहलाएगा आपका संवाद कहलाएगा। सिंपल है, सिंपल। जैसे 15 अगस्त के ऊपर से अपन संवाद करते हैं, ठीक है, तो 15 अगस्त में क्या बेटा पूछ रहा अपने पिताजी से, पिताजी कल 15 अगस्त है, इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। किसने स्वतंत्र कराया था, तो किससे स्वतंत्र कराया था, ब्रिटिश के गुलामी जंजीरों से स्वतंत्र कराया था। तब तो यहाँ उल्लास का दिन है,
उस दिन क्या होगा, तो झंडे फहराए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएगी, ठीक है, देशभक्तों को याद किया जाएगा। ये आयोजन कब होता है पापा? तो प्रातः जागते से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। ये जो वार्तालाप है, सीधी सी बात है, ये वार्तालाप ही क्या है आपका? संवाद है। एक एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, याद नहीं करना, भले नॉलेज आ जाएगा तो उस तरीके से आप वहां पर लिख सकते हैं ना। 3 नंबर फालतू के, ये फ्री पॉइंट, बाकी तो क्वेश्चन आंसर को तो रटना पड़ेगा, इनको तो समझना है ओनली, है ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कोई सा भी इंपोर्टेंट नहीं बता सकते, इसमें भी ध्यान रखना है। किसी को बताओगे यार ये पता तो रट जाए 3 नंबर आ जाएंगे, तो ये नहीं, ये तो नॉलेज है, नॉलेज के ऊपर से निर्भर है। कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखो, थोड़ा छोटा भी लिख सकते हो, आपके हिसाब से आपकी लैंग्वेज में डाल सकते हो। पढ़ोगे तो सारा आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यहां से देखिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ पर है ये बढ़िया से, ये हो सकती है आपके पास में कुंजी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से 15 अगस्त पिता और बेटे के बीच में संवाद है, थोड़ा छोटा कर दूं, ये हो गया। इसके बाद में कोविड-19 वाला संवाद देखिए 2022 में पूछी थी सी। अब ये सिंपल है, कितना सिंपल है। डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, कहीं बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ, ठीक है। डॉक्टर साहब कोविड-19 का भी है ना, से सभी आतंकित है। अब ये शब्द अपन क्यों लिखो, नहीं याद हो रहा तो अपन लिख दो, डॉक्टर साहब कोविड-19 का बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ठीक कह रहे हो, इसका तो हमें भी डर है ना। कोविड-19 के लक्षण क्या है? खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, ये इसके लक्षण है। तो डॉक्टर साहब इसका सावधानी क्या रखनी पड़ेगी? काढ़ा पियो, ठीक है, लोगों से दूरी बना के रखो, नियमित रूप से हाथ धो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो। ये जो अपन वार्तालाप कर रहे हैं, यही क्या बनेगा आपका, ठीक है, संवाद लेखन बनेगा, है ना। ये इसके बाद में यहां से अपन कर सकते हैं, इसका देखो ये 9 वाला है, यहां पर हो गया है, ये पर्यावरण प्रदूषण पर संवाद है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, बिल्कुल आप तो घबराओ मत, आपके लिए ही विशेष यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। ये बढ़ती हुई महंगाई, ठीक है भैया। अब अगला जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद लेखन। ये भी बहुत ही बेहतरीन सा 3 नंबर फालतू के। ये भी अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां से थोड़ा सा इसको पहले से इसको समझ लो, ये लाइन लिख रही है, इसमें समझ में आ जा सकता है। देखिए अनुच्छेद लेखन से विद्यार्थी में सोचने, समझने, अभिव्यक्त करने की सक्षम विकसित होती है। इसके अतिरिक्त विस्तृत विषय पर संक्षेप में कहना, कोई भी बड़ा विषय उसके ऊपर थोड़ा शॉर्टकट में कहना, भाषा से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इसके द्वारा अपनी बात को स्पष्ट और सीखने के साथ साथ विषय का भी ज्ञान बढ़ता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि मैंने उठा के पटक दिया, आपको बोल दिया, स्टेज पे खड़ा कर दिया और स्टेज पे बोल दिया कि बोलो गांधी जी के ऊपर से 4 शब्द कहो, 4 लाइन कहो, ठीक है। तो वही क्या है, वो कहना ही क्या कहलाएगा, अनुच्छेद कहलाएगा। यदि उसको अपन लिख दिया यहाँ पे तो लेखन हो गया, ठीक है, सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि आपके विद्यालय पर एक अनुच्छेद बताओ, इसके ऊपर से, विद्यालय के ऊपर। अब आपके मन में विचार जो आएंगे विद्यालय के प्रति, हमारा विद्यालय तो सबसे अच्छा विद्यालय है, देश का सबसे पुराना विद्यालय है, हमारे विद्यालय में से, ठीक है, तो हमारे विद्यालय में से हर साल बच्चे टॉपर करते हैं। तो ये हमारा विद्यालय बार बार यूज नहीं करना है, केवल एक सिस्टेमेटिक तरीके से बोलना है, ठीक है। कि जैसे हमारा विद्यालय जो है, मेरा विद्यालय देश का या फिर हमारे क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम विद्यालय, इस विद्यालय से, अब यहाँ पर यूज मत करो कि हमारा विद्यालय, यहाँ पर यूज करो कि इस विद्यालय से हर साल बच्चे टॉप करते हैं और कई क्षेत्रों में वो कार्यरत है। ये एक सम्माननीय विद्यालय है, ठीक है। हर वर्ष यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। बच्चों को खेलकूद से संबंधित सामग्रियां बहुत विकसित है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर खेलकूद संबंधी जानकारियों पर भी ध्यान दिया जाता है। अगले साल ही कुछ महीनों पहले, बता दो बंसी, ठीक है, मिला के 2 और क्या है, 2 महीने पहले हमारे स्कूल से, ठीक है, 2 बच्चों का सिलेक्शन होता जो जिला स्तर तक फुटबॉल के, ठीक है, फुटबॉल में के लिए खेल के आए थे, ठीक है भैया। तो इस तरीके से जो अपन लिखेंगे, जो अपने मन में भाव आई नहीं ना, वो लिख दो, उसे कहते हैं अपन अनुच्छेद लेखन। और रटो तो फिर रटते रहो, ठीक है। तो ये देखो यही चीज आएगी, मेरा विद्यालय नगर का सबसे अच्छा विद्यालय है,
यह बहुत पुराना होने के साथ साथ बहुत अच्छा शिक्षा का केंद्र भी है। यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश में तथा देश के अच्छे अच्छे पदों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी प्रतिवर्ष चिकित्सा, इंजीनियर के क्षेत्र में अच्छा प्रवेश होता है। पिछले वर्ष कई विद्यार्थी आईआईटी में चयनित हुए। इसके अतिरिक्त खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में भी विद्यालय के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो ये इसी वर्ष, ठीक है, इसी वर्ष हमारे विद्यालय की क्रिकेट की टीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो समझ में आया कुछ, जो अपने मन में भाव आए, ठीक है। अब इसके लिए क्या, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ राष्ट्रीय एकता, अब जितने भी ये मैं बता रहा हूँ इन्हें तो थोड़ा एक बार पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने के बाद में जो समझ में आए वो लिख दो, ठीक है। पर इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, ठीक है, बढ़िया से। उसी को कहते हैं अनुचित लेखन। कोई दिक्कत नहीं है, ये सामने वाले ने अलग लिखा है। आपसे पूछूं मैं कि आपकी स्कूल में कभी पढ़ाया होगा तो वहां पे अलग तरीके से बताओगे इस लाइन को, वो ऐसे कैसी लाइन बताई क्या? नहीं बताई। मैं ऐसे कैसी लाइन बता रहा हूँ क्या? नहीं बताई। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि कुंजी में से के जरिए ही बोला था, पूरा का पूरा नहीं बोला था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपके अंदर भी दिमाग की असीमित क्षमता है, आप भी स्वयं को पहचानो और खुद करो, ठीक है। यहाँ से, ठीक है भैया। भाई साहब, दूसरे के कंधे पे बंदूक मत रखो। कंधे पे तो अपने पे बंदूक रखनी पड़ेगी। कंधा हटा लेगा, अपने पड़ने पड़ जाओगे, है ना। यानी कि दूसरा जो बता रहा है उस पर ज्यादा भरोसा करने से पहले अपने पे, खुद पे भरोसा करो, है ना। आप खुद ही टॉपर बच्चे हो। यहाँ से देखिए, ये पढ़ना है ना। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई कहता कि नहीं नहीं ये स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर दो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं मिलेगा। मोस्ट टाइम पे प्रश्न अपन भी दे रहे हैं, 6 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये रिजल्ट देख लो, ये जिन बच्चों का रिजल्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये हर कहीं उठा के पटक दिया है। ये ऑफलाइन में मेहनत का परिणाम है ना। ये वैसे ही नहीं बनती, चलो चीटिंग से बना दी साहब 5-25%, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा नहीं है, पर कोई बच्चों को भरोसा नहीं होता ना, इसलिए बोल रहे हैं। ये उससे पहले वाले साल का ऐसा है। ये T8 87 ये कैसे बन गई भैया? ये मेहनत का ही है भैया, है ना। चलिए, तो करना है कंप्लीट, और आपको लगे तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। एकदम फ्री सारी चीज अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। मैथ्स में भी पूरा सोल्व कराऊंगा। 6 पेपर गारंटी, यदि 1 नंबर का भी कट जाए तो। पर लेकिन बात सब ये है कि जो 6 पेपर प्रोवाइड करूँ उसको आपको देखना पड़ेगा। रेगुलर वीडियो मत देखो, 6 वीडियो कर लो कंप्लीट, बस 6 सेट देख लो, 6 सेट का सॉल्यूशन देख लो। और कोई सा लॉन्ग वीडियो है, बड़ा वीडियो, उसको तो जरूर देखो। जैसे ये बड़ा वीडियो का एक आएगा, है ना। ये देखिए, ये यहाँ से हो गया है, यहाँ से स्वच्छ भारत अभियान हो गया, विज्ञान वरदान अभिशाप, ये अनुच्छेद लेखन ही है। यहां से, ठीक है भैया, यहां पर है। सबसे पहले तो 1 नंबर में यही पूछता है कि सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी। ध्यान रखना है पाठ का नाम और उनके रचिता। सूर के पद का क्या जाएगा आपका? सूरदास आ जाएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हा तेगे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपिया जी जो है ना, क्योंकि जो उद्धव जी जो थे वो योग का संदेश लेके आए थे, तो यहाँ पर उद्धव गोपियों को कह रहे, गोपिया उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम दिन रात यानी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये तो उसी तरह रहा जिस तरह कि जो पुरहीन पात रहत जल भीतर, यानी कि जो कमल का जो पत्ता है ना, कमल का फूल है, वो दिन रात क्या रहता है? पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। और जिस तरह यदि तेल की भरी हुई मटकी रहेगा ना, वो बिल्कुल तेल से भरी हुई है, लेकिन हम इसे पानी में डुबाते हैं तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगता, यानी वो पानी से अछूती रहती है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो, ठीक है भैया। अब आगे है कि प्रीति नदी नाम में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं। क्या कह रही है कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि तो, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं, ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी गुर
गुर चाटी जो पागी, यानी कि आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो भोली भाली नाबिला नारी है, इसलिए गुड़ की तरह चिपक जाने वाली चींटी की तरह हम किससे लिपट गई है, श्री कृष्ण से लिपट गई। यानी सीधी सी बात देखिए, इसको आपको आपके स्तर से सारांश लिखना है। सारांश क्या चीज हो गई है कि गोपिया कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है ना, वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार मतलब उस पर दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर तुम भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। आगे कहती है कि जिस तरह हम जल की मटकी में यदि तेल भरा होता है, सॉरी तेल से भरी हुई मटकी जो होती है ना, उसे पानी में डुबा दें फिर भी उसमें एक बूंद पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि तेल और पानी का मिलन होता ही नहीं। तो तुमने तो उसी तरह तुमने तो प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंधी भी नहीं है, ठीक है, आनंद में पगी भी नहीं है। कोई सा शब्द यूज कर लेना ना। गोपिया आगे कहती है कि हम तो भोली भाली अपना नारी है, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। समझ में आया आपको? संदर्भ भी की बात करें तो संदर्भ में यहाँ लिख देना, यहाँ पद्य या यहाँ पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पद नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचिता कौन है? इनके रचिता है इनके रचिता है सूरदास जी। प्रसंग क्या है? यहाँ पर कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपिया कहती है कि तुम तो भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। तो ये आप लिख देना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ठीक है, तो पर लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया। मैंने बताया ना, मैं सारी चीज आपको सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब की बार 90 पार अपना मिशन है और उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करो इन बच्चों की तरह। इसलिए आपको जो ये बताई जा रही है उनको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, ये पढ़ लेना ऊपर का है ना अपन। अब दूसरा है राम लक्ष्मण परशु संवाद। एक एक नंबर की चीज आती है ये। राम लक्ष्मण परशु संवाद, इसका मिलान कीजिएगा जोड़ी में, तो कौन है इसके रचिता? तुलसीदास है, ठीक है भैया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करनी करी करही लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव सम रिपु मोरा। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं, समझ में आएगा। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होयऊ कोई एक दास। यहां पर क्या था? सीता संवाद, सीता का जी का स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, जैसा कि जानते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे, तो परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई आपका एक दास ही है। क्या है? जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी आपके कोई दास ही है। आयसु कहा कि नहीं किन मोई, आज्ञा दीजिए। उसके लिए क्या आदेश है? उसके लिए क्या आदेश है? आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुन के तो परशुराम जी क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। यानी कि सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा करता है। इसने तो मेरे से युद्ध करने का कार्य किया है। ये क्या है? इसने तो युद्ध लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, यानी वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ध्यान से समझोगे ना, गारंटी समझ में आएगा। लेकिन भैया अब स्किप कर करके देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपकी मर्जी आ रहा है ना। जैसा नाथ शंभु धनु भंज निहारा,
हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, परशुराम जी को क्रोध अवस्था में देखकर बोले श्री राम जी की हे भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, ये कोई आपका एक दास ही है। कहिए उसके लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे युद्ध करने का काम में किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सो बिलकाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जाए सब राजा। सुनो, जितने भी यहाँ पे जितने भी समाज के राजा महाराजा है, वो सब सुन लो। यदि वो उस दुश्मन को यहाँ पर मेरे सामने कर दो, नहीं तो ये सारा समाज मैं मार दूंगा, यानी राजा उसे वंचित रह जाएगा ये समाज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्काए और कहने लगे, बोले परसु धरई अवमाने, और अपमान करते हुए। शब्द ऐसे बोल रहे थे तीखे, जिससे अपमान हो रहा था। कि ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए थोड़ा सा बोले, बहुधनई तोरी लड़काई, कबहू ना आसी रीस की नहीं गुसाई। यानी कि बचपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी तक तो ऐसी आपको क्रोधित अवस्था में नहीं देखा। ठीक है, यही धनु पर ममता कहूं के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगल कुल केतु। इस धनुष पे ना जाने कैसी ममता थी ऐसी, ठीक है ना, ऐसा कौन सा लगाव था जिसमें इतना क्रोध आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब सुनी रिसाई कहा भृगल केतु, इन्हें ऐसी बातें सुनकर, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ बातें सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तोहिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संभार। हे राजपुत्र, ठीक है, हे बालक, तू मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब बोल रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जो शिव जी का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सही मारा आपको। क्या बोला है, सीधी सी बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उसके दौरान राम जी ने धनुष तोड़ा, तो परशुराम जी क्रोध में थे। तो क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दासी होगा, बताइए आज्ञा उसके लिए क्या है। इसमें क्रोधित मोह होकर आप परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे शत्रु का काम किया है। ठीक है, ये तो शत्रु का कार्य इसने किया, लड़ाई करने का इसने कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो हमारा शस्त्र भावों की तरह दुश्मन है। ठीक है, और आगे फिर बोलते हैं कि ठीक है भैया, अब और आगे बोलते हैं कि आपको उसको इस समाज से चला जाना चाहिए। जो भी सुन लो, समाज के जितने भी राजा महाराजा, उसको इससे या तो सामने कर दो या उसे भगा दो, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा महाराजा मार दिए जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर लखन जी, ठीक है, मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, इस पर ना जाने, तभी तो आपने ऐसा क्रोधित नहीं हुए कभी, लेकिन ना जाने इस पर कौन सी ऐसी ममता थी तो जो कि आप तैयारी नहीं हो, है ना, यानी कि युद्ध कर हमें शांत नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा क्रोधित अवस्था में परशुराम जी बोलते कि हे बालक, हे राजपुत्र, तू है ना मृत्यु के काल वश होकर ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, इसलिए तू है ना अभी संभल कर नहीं बोल रहा है। यदि तू भी जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वो साधारण धनुष नहीं था। इस तरह से अपन कर सकते हैं। यह पद्यांश कहाँ से लिया गया संदर्भ में, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है, राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। ठीक है, और सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की सूचना पाते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और उन्हें उग्र देखकर राम जी ने उन्हें का क्रोध शांत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर
ये चीज आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। यहां पर है अपना लखन कहा हसरे सुनहु देव सम धनुष समाना। क्या बोल रहा है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छाती लाभ जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहां पर जो लक्ष्मण जी है ना वो व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी से कह रहे हैं, है ना, कि लक्ष्मण परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए, लखन कहा मुस्कुराते हुए कहे, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। कोई का छाती लाभ झनु तनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्या लाभ है और क्या हानि है। श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, इसको श्री राम ने तो खाली छुआ जिसमें ये टूट गया। मुनि बिनु बाज करई कर रोसु, अब मुनि है ना गुरुवर, अब बिना बात के कोट कर रहे हो। समझ में आ रहा लाइन? क्या बोला है कि लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे और बड़े धनुष सब एक समान है, इस धनुष के टूटने से और ना टूटने से क्या लाभ है। ठीक है, इसमें कोई, राम जी ने तो केवल इसे एक बार देखा था, इसके टूटने से कोई यहाँ मतलब श्री राम जी ने केवल इसे देखा तो यहाँ राम जी के छूते से ही टूट गया। ठीक है, और आप बिना बिना बात के ही यहाँ पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। अरे इतना सुनकर तो, इतना सुनकर जो परशुराम जी है ना अपने फरसे की ओर देखते हैं और फरसे की ओर देखते हैं कि, और बोलते हैं कि रे सट स्वभाव सुनई न स्वभाव न मोरा, कि हे राजपुत्र, हे दुष्ट, तू मेरे क्रोध को, ठीक है, क्रोध को नहीं जानता है। ठीक है, बालुकु बोली बोधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। अरे बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं बातें नहीं मार रहा हूं, और तू जो है केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल तोई। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूं, ये सब क्षत्रियों का विरोधी हूं। ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिनु कोई, विपल बार मही देव दीनी। यानी कि मेरे इस भुजबल, मैंने इन्हीं अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को न जाने कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है। इसमें राजा ही नहीं रहे, कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया, और कितनी ही बार ये जो पृथ्वी है मैंने बामन जो रहते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें, ब्राह्मणों को दान कर दी है। ठीक है, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूं। परसु बिलोक महीप कुमारा, इस परसे को मेरे राजकुमार, इस परसे को मेरे परसे को ध्यान से देख लो, ज्यादा फकर फकर मत करो, आखा अंगारा मत मुतो। ठीक है, यहाँ पर इसे परशुराम जी ने कहा, मैं 3-5 ज्यादा मत ठोक ठाक दूंगा, ये कह रहे थे परशुराम। थोड़ा सा समझ में आया बात, आपको क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इंटरेस्ट से पढ़ो, यदि आप रटन विद्या करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बढ़िया से इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड उसमें ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें ऐड कर दो, ताकि अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। भैया तो क्या बोल रहा है लखन, अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा, अर्थ बोलते हैं फिर सेट कर लेना, है ना। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनो मुनिवर, सुनो देव, सब धनुष हमारे तो समान है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। का छाती लाभ जनु धनु तोरे, इसके धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि, इसको हमारे को नहीं पता। ठीक है भैया, देखा राम नयन के भोरे, केवल राम जी ने तो इसे नेत्रों से देखा
और छुआ, जिसमें ये मात्र टूट गया। मुनि बिनु बात जो करत हिरोसो, मुनि तुम तो बिना बात के क्रोध कर रहे हो, है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्वभाव ना जानहु मोरा। मतलब हे बालक, इसमें बातें सुनकर जो परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तू क्या मेरा स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, अरे बालक समझ के तुझे मैंने अब तक नहीं मारा, छोड़ दिया। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, केवल तुझे तू मुझे वही जान रहा है, केवल मुनि समझ रहा है बस, है ना। ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित छत्री कुलद्रोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है। भुजबल भूमि बोप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव है दीनी। अब मैंने अपनी इन भुजाओं से न जाने कितनी ही बार इस धरती को बिना राजा के रहित कर दिया है। ठीक है। और सहस्त्र भाव और विकल बार मही देव है दीनी, और मैंने ब्राह्मणों के से दान भी कर दी, ब्राह्मणों को सौंप दी। सहस्त्र भाव भुज भेज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। और बालक, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तुम मेरे फरसे को ध्यान पूर्वक देख। माँ तो पिता ही जो निसोच, बस करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तो तुम्हारे माता पिता का सोच विचार करके तुम्हें, ठीक है, छोड़ रहा था, है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे ना फरसे के में आओगे सही। इतना साता बटे नहीं, ऊपर की लाइनें आती है, नीचे की आती भी नहीं है ना। समझ रहे हो बातों को। संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया बताओ जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, राम लक्ष्मण परशु संवाद। कौन से? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या है, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर व्यंग और परशुराम के क्रोधपन कथनों का क्रम में दोनों का संवाद प्रस्तुत है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया गया है। बस इतना सा लिख दोगे तो भी चलेगा। ये भावार्थ अपने पास यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं तो कहूँ कि आपके स्तर से याद करो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा अब समझते हैं। यहाँ पर तीसरा आ गया ना। चलिए अगला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि 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 मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इन क्या है यहाँ पर बोलिए, ध्यान से समझिए। बिहसी बोले, ठीक है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुबानी से बोलते हैं कि हे मुनि, अहो मुनि, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो? महाभट का होता मतलब होता महान योद्धा। ठीक है, अपने आप को महान योद्धा बताते हो। और पुनि पुनि मोय दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे ये फरसे दिखाते हो और, ठीक है, डराना चाहते हो। आप पुनि पुनि में बार बार मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। और आपका तो ये प्रयास हुआ जैसे फूक से पहाड़ उड़ा दे, नहीं इस बात करते नहीं, अरे मैं एक फूक मारूं तो उड़ जाएगा तू। तो वही फीलिंग यहाँ पे चल रही कि भैया, यदि ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि फूक से मैं पहाड़ उड़ा दूं, तो जैसे वैसी आपकी ये बातें मुझे लग रही है। क्या बोल रहे? ध्यान से समझो, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, शांति से करना है, धैर्य के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीस महाभट मानी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा कहते हो और आप बार बार मुझे फरसे से को देखा कर डराना चाहते हो। तो आपका ये तो प्रयास ऐसा है जैसे भूख से पहाड़ उड़ाना। यह कुडम्बट बताई कहूं नाही, और जो तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ पर कोई काशी फल का फल नहीं है, छोटा सा फल। यहाँ पर काशी जो लिख रही, काशी फल का छोटा सा फल
नहीं है। जो तर्जनी उंगली से, यानी तर्जनी से कहते हैं, है ना, तर्जनी छोटी उंगली से ही कोई देखकर मर जाए। ठीक है। देख कठार सरासन बाना, मैं कहां कहां रहित अभिमाना। आपके, देखिए, आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा है। ठीक है, कुछ कहा है। भृगुल भृगुसुत समझे जाने बिलोक ही, और जो कछु कहो सहो, सहो मतलब सहन कर रहा हो, रीस रोकी, क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं, जो भी तुम आप कह रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि आप भ्रुकुल, आपको मैं भृगुल कुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर ब्राह्मण की तरह समझकर, मैं जो भी आप कुछ जो भी कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं ध्यान से, और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सराही। ठीक है, यानी कि सुर देवता, मही सुर, ठीक है, ब्राह्मण, हरिजन, हरि और भगवान भक्त, भगवान और भक्त, हरिजन मतलब तो भगवान भक्त, हरिजन और भक्त, और गाय, गाय का मतलब तो गौ माता, इन पर हम कभी भी वीरता नहीं बताते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनका, यहाँ पर हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान और भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई देती है। इनके वध करने से क्या होता है, बदे पापो अपकीरति हारे, मारतऊ पे पनही ए तुम्हारे, यानी कि इनको है ना, इनको मारने से हमें पाप लगता है, इनसे, इनको हराने पर भी, मतलब ये है इनसे नहीं, इनको हराने पर भी हमारी बदनामी ही होती है। इसलिए, इसलिए मैं आपके, आप इसलिए आपको मारने पर भी मैं आपके पैर में पड़ता हूं। ठीक है, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूं, सीधी सी बात। आपके जो वचन है, ठीक है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाने कठोरा। आपके जो वचन है ना, उसी व्यक्ति मर जाएगा। इतना तीखा बोल रहे हो तुम कि उसमें व्यक्ति मर जाएगा। तुम्हें धनुष बाण रखने की तो, फरसा रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे मुनि, ठीक है, सो बिलो के अनुचित क्षमऊ महामुनि धीर, यानी कि आप तो धीरज धारण कर लो मुनिवर, और जो भी कुछ भी मैंने कहा, कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दो। ठीक है। और सुनी सुरेश भृगुल सन्मणि, बोले गिरा गंभीर। तो ऐसा सुनकर भृगुल के जो मुनि है, वो थोड़ा गंभीर वाणी से आगे बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करा इसमें, ताकि समय ज्यादा ना हो, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, संदर्भ प्रसंग पढ़ लेना है। चलिए, क्योंकि अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आत्मकथ्य, जो है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद का हमारा नाम आत्मकथ्य नामक पाठ है। और इसके रचयिता कौन है? रचयिता जल्दी से बोलो। जयशंकर प्रसाद। ध्यान देना, एक एक नंबर में आता है आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब यहां से देखिए, मधुप गुनगुना कर कहा, कहा एक मधुप गुनगुना कर कहा जाता, कौन कहानी यहाँ अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? जो कह रहे हैं प्रसाद जी, कह रहे भोरे भोरे गुंजार करके पता नहीं किसकी दुख पीड़ा मेरे को बता के सुनाना चाहते हैं। आज ना जाने मुरझा कर, आज ना जाने कितने पेड़ों से पत्तियां मुरझा कर नीचे गिर गई है। ठीक है, इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे ना जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं। यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस असीमित नीले आसमान के नीचे ना जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं, और उनको लिखने वालों का हमेशा मजाक ही उड़ाया गया है, मजाक ही बनाया गया है। तब भी कहते हो कहा डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यहाँ गागर रहती। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लोगों ने इस आसमान के नीचे, असीमित नीले आसमान के न जाने अनंत न कितनी वो कविताएं लिखी है, लेकिन लोगों ने उनका मजाक ही बनाया है।
क्या तुम यह सब जानने पर भी मुझसे मेरी दुर्बलता हो, ठीक है, का वर्णन आप मेरी आत्मकथा में करने के लिए कह रहे हो। मेरी खाली गगरी जैसी कहानी जिंदगी को देखकर या आत्मकथा को पढ़कर आप सुख नहीं पाओगे, दुख ही पाओगे। यहाँ पर कवि ऐसा कह रहा है। दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि भोरे गुंजार करके पता नहीं किसके दुख पीड़ा को बता रहे हैं। आज पता नहीं कितनी पत्तियां डाली, कितनी हाँ पत्तियां डालियों से सूख कर नीचे गिर गई है। इस आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने दुख भरे वृतांत बताए हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी उनका मजाक ही उड़ाया। अब ये बातें सब जानकर तुम जिसके बाद भी मुझसे मेरी दुर्बलताओं की के बारे में का वर्णन मेरी आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा पढ़कर तुम सुखी नहीं होंगे, ठीक है, दुखी है आपको मिलेगा। तो ये सका है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग क्या है? इसमें बताया गया कि संसार में अनेक दुखी, यहाँ पर बताया गया है कि इस संसार में अनेक दुखी घटना करने वाली घटनाएं हुई है, उन्हें आत्मकथा, ऐसी घटनाओं में आत्मकथा लिखना उचित नहीं है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा है, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वहां सुख जिसका स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखो, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिय के साथ जो मैंने सुखद समय बिताया है, वो चांदनी रातों वाली मीठी मीठी बातें मैं यहाँ पर कैसे बताऊं। वो खिलखिलाकर हंसने वाली हंसती थी, ठीक है, वहां सबका वर्णन किस प्रकार करूं, ठीक है। मिला वहां सुख जो स्वप्न देखकर मैं जाग गया, मुझे वो मिठास भरा जो जीवन है वो मिल ही नहीं पाया, चंद दिनों का रहा, ठीक है। जिस सुखद जीवन का सपना मैंने देखा था वहां मुझे प्राप्त होते होते ही मुझसे दूर भाग गया। सिंपल है बहुत ही, समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। यही आने वाले के चांस रहेंगे, इसमें हिस्सा लेना। कंप्लीट जितने बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ और करने पड़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं और मौन रहूं। देखो पढ़ो, जिसमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मेरा तो जीवन क्या है, साधारण है, इसलिए आत्मकथा में अपनी प्रशंसा में कैसे करूं, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के लोगों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं। सुनकर क्या करोगे तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी कि तुम, मेरा तो जीवन साधारण है, मेरी भोली भाली जीवन की जो आत्मकथा है उसको सुनकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, और समय भी नहीं अभी, ठीक है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी अभी समय भी नहीं है, क्योंकि लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा है वो थक कर चुप हो गई है। संदर्भ में आप वही लिखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रस्तुत अध्यांश पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक आत्मपत्नी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता जो है जयशंकर प्रसाद है, और प्रसंग में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपना ये अगला रहेगा। अब अट नहीं रही या उत्साह, ठीक है भैया, तो अट नहीं रही, दो चीजें उत्साह के, ठीक है भैया, उत्साह कविता है और अट नहीं रही भी आपकी कविता है। दो कविता है इसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये लिखा है हमारे पाठ्यांश की, हमारे पाठ्य पुस्तक, ये यहाँ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह नामक कविता से लिया गया, और इसके रचिता कहने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नंबर की जोड़ी में आता है ये, है ना, कि उत्साह के रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे। चलिए इसके बाद में क्या है, बादल गरजो घेर घोर घोर गगन धराओ, ललित कलित घुंघराले बाल कल्पना के पाले, विद्युत छाव उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यदि इसको डिटेली लोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका याद करने का तरीका अपन डायरेक्ट देखते हैं। यहां से देखो, है ना, ये देखो, यहां से देखो, आप तो बस सीधी सी बात है।
देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करके समस्त आकाश को भर दो। सबसे पहले क्या कर रहा है, समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। घनघोर गर्जना करो और आकाश को भर दो और चारों ओर तुम छा जाओ। जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कल्पना करते बड़ी बड़ी विस्तृत, उसी तरह तुम बन जाओ। बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी विस्तृत बन जाओ। समझ में आ रही, लाइन 2 लाइन हो चुकी है। पहली लाइन क्या बोली है कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो और समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। बच्चों की कल्पना की तरह तुम क्या बन जाओ, विस्तृत बन जाओ और बिजली सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। तुम क्या करो, अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। ठीक है भैया। विकल यहां पर हो जाएगा, ये सीधी सी बात, इतना साफ करना है। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि हमारा प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, ये इसके कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग क्या है, ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कवि बादलों को गरजे तर्जे ठीक है कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहा है। अब यहां से देखो, विकल विकल उन्मन थे विश्व के निदाय के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बरसो। यानी सिंपल सी बात है, देखो इसको डिटेली पढ़ोगे ना जानता तो कंफ्यूज हो गए। मैं डायरेक्टली याद करने का तरीका बताऊं, व्याख्या को भावार्थ पढ़ो, भावार्थ का दूसरा नाम व्याख्या ही है ना। देखिए तीव्र गर्मी के कारण जो संसार के सभी प्राणी वो बहुत बेचैन, ऐसे में उनकी ऐसे में ऐसी हालत में बादल तुम आ जाओ और तेज गर्मी से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो। ठीक है, और तुम अपनी गर्जना करके तेज बारिश कर दो। सिंपल सी बातें पढ़ो जिसमें याद हो रहा है कि तीव्र गर्मी के कारण संसार के सभी प्राणी बेचैन और परेशान है भैया, बहुत खराब हो गई स्थिति। ऐसी हालत में तुम आ जाओ बादल और तेज ताप से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो और जो मनुष्य इन्हें बेचैन है, परेशान है, इनको शांति दे दो। तुम गर्जना करते हुए तेज बारिश कर दो। चलिए हो गया इतना, कर पाओगे, संदर्भ प्रसंग भी याद कर लोगे ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश से भी हमारी पाठ्य पुस्तक है अट नहीं रही नामक कविता से, कहां से लिया गया, कविता अट नहीं रही। अब अट नहीं रही की रचयिता भी कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इनकी 2 कविता यहाँ पर लिखी है, उत्साह और अट नहीं रही। 2 नंबर में 1 नंबर में आता है, ये जोड़ी में ना जरूर आएगा। ठीक है भैया, यहाँ पद्यांश में फाल्गुन के सुगंध भरे मनमोहक वातावरण का आकर्षक चित्रण हुआ है। भावार्थ क्या है, कवि फाल्गुन से कहते हैं कि तुम जहां भी सांस लेते हो वहां प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। ठीक है, इस मदमस्त वातावरण में भी सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए और वे आकाश में विचरण करें। फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता आंख से नहीं हट रही। तो ये कभी कभी कहता है कौन सी चीजें नहीं हट रही है कवि की, तो प्रकृति की जो सुंदरता थी, फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता के कारण कवि की आंख नहीं हटती रही है। हो गया ये। अब यहां पर देखो, यहाँ दंतुरित मुस्कान और फसल 2 कविता ली गई यहाँ पर, इनकी है ये, नागार्जुन की है। तो कोई पूछे कि दंतुरित मुस्कान, दंतुरित जो मुस्कान है उसका मतलब क्या है। देखिए दंत है कि दंत दांत, अंकुरित है ना उगते हुए बच्चे की मुस्कान, जो उगता हुआ दांत है बच्चे का, छोटे बच्चे मतलब 2 साल 3 साल वाले, 1 साल 3 साल। तो यहाँ तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान।
धूरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जा रहे जलजात। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है, बच्चे की मुस्कान, छोटे बच्चों की, तुम्हारी दांत, नए दांत निकलते हुए बच्चे की जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। अच्छा, मुर्दे का संबंध क्या, देखो मुर्दे का मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति उदास है, मुर्दे के समान, तो उसमें भी क्या कर सकता है, उसका मन भी प्रसन्न कर देती है। कि तुम्हारी यहाँ जो दंतुरित मुस्कान है वो क्या करती है, मुर्दे में भी जान डाल देती है। अर्थात जो लोग बेचैन है, उदास है, उनको भी प्रसन्न कर देती है। धूसर धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रहे जल जात। यानी कि तो धूल में लिपटा हुआ व्यक्ति जो आंगन में खेल रहा है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब में से कमल जो है वो छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। तो मेरे बात को, अर्थात क्या है कि जो बच्चा है उसकी सुंदरता किससे बताई गई है, आपकी कमल से बताई गई। देखो पहली लाइन क्या है वो ध्यान से देखो, ठीक है भैया, पहली लाइन क्या है उसको समझो आप ध्यान से। देखो भैया, यहाँ पर बोल रहा है मुर्दे से, मृतक जो है उसका मृतक में भी डाल देगी डान, यानी कि इसका मतलब है कि उदास जो है, उदास वो भी क्या कर देगी, प्रसन्न कर देगी। और झोपड़ी, तालाब में मेरी झोपड़ी खिल रहे जलजात, यहाँ पर ये है कि जो कमल का की सुंदरता है, जो है ना बच्चे के शरीर की तुलना, यानी कि बच्चे की सुंदरता कमल से की गई है, कमल के फूल से की गई है। जब हम लाइन बात करें तो क्या बोलोगे आप कि ये दंतुरित जो मुस्कान है, उगते हुए दांत निकालने वाले बच्चे की जो मुस्कान है वो क्या है, किसी भी मुर्दे में भी जान डाल सकती है, अर्थात किसी भी उदास व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। तुम्हारा जो ये सधूल से लिपटा हुआ शरीर है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल जो है कीचड़ में, यानी कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो, अर्थात बच्चे की जो सुंदरता है वो कमल के फूल से की गई है। तीसरा क्या है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल पिघल जल बन गया होगा कठिन आसान। यानी कि तुम्हारा जो मुस्कान है, आगे कवि कहता है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोर पत्थर के जैसी जो बर्फ है वो पिघल कर पानी बन गई है। अर्थात अर्थात क्या है, अर्थात क्या है कि कठोर व्यक्ति में पिघल जाता है। कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। ये जो तुम्हारी मुस्कान है इसको देखकर कठोर से कठोर, ठीक है, कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, अर्थात कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। छू गया तुमने जिसको झरने लग जा पड़े सेफिला के फूल, बास्था की बबूल। यानी कि जो बच्चे की मुस्कान, आगे कभी कहता है कि तुम्हारी मुस्कान देखकर, ठीक है, कांटेदार चाहे बबूल हो या कोई पेड़ हो, ठीक है, उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर का मतलब क्या है कि जो तीखा स्वभाव है, तीखे व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव आ जाता है। ठीक है, अब देखो समझो क्या बोला है लाइन यहाँ पे, कि पहली लाइन ये बोली थी उन्होंने कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है, अर्थात कि उदास मन को भी प्रसन्न कर देती है। दूसरी लाइन जब बोली थी कि आगे का भी कहता है कि जो तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई जैसे कमल का जो फूल है वो मेरे
तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। अर्थात मतलब क्या था कि शरीर की जो सुंदरता है बच्चे की वो किससे की गई थी? कमल से की गई थी। तीसरी लाइन बोल रहा है कि तुम्हारे मुस्कान को देखकर ये तुम्हारे छूते ही कठोर से कठोर बर्फ भी पिघलकर पानी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है? कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। और अंतिम ये है कि तुम्हारे छूने मात्र से ही, ठीक है, जो बांस हो या कांटेदार पेड़ हो उससे भी सेपीला के फूल झड़ने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि तीखे व्यक्ति के भी वात्सल्य भाव आ जाता है। तो ऐसे तुम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं, मैंने जो बताया इस तरीके से कर दोगे, कर पाओगे। चलो दूसरा क्या है? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना देख सकता और ना जान पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है दंत दांत उगते हुए बच्चे की मुस्कान। छोटे छोटे बच्चे की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो कवि कहता है कि मुझसे इससे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तुमसे पहली बार में परिचित नहीं हो सका, ठीक है, मैं तुम्हारे से पहली बार में परिचित नहीं हो सका, इससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यह तो तुम्हारी माँ का जरिया नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारे जरिए, मतलब यदि आज बच्चे की माँ तुम्हें दिखाने के जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारी दंतरित मुस्कान का जो अनुपम सौंदर्य वो नहीं जान पाता, मैं इससे अछूता रह जाता, वंचित रह जाता। सिंपल है, ये तो लिखा हुआ है ना, ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं इसमें। अगला क्या है? धन्य तुम माँ तुम्हारी भी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही मधु फर्क, ठीक है, देखते ही इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब ये तुम्हारी तंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। सिंपल है। कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के कारण, ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ के कारण का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे ये परम सुंदरी देखने का अवसर मिला, ठीक है। मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, परिचित नहीं हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मेरा और तुम्हारा संपर्क ही कहाँ हुआ है, वो तो तुम्हारी माता मेरा जरिया नहीं बननी होती तो, ठीक है, वो तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें खिलाती पिलाती रही है, मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ। अब वो इसलिए तुम मेरे को तिरछी नजर से देख रहे हो, ठीक है, वो तो हमारी और तुम्हारी आंखें जब मिल जाती है तब तुम मुस्कुराने लगते हो, दांत दिखाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ शोभा जो है बहुत ही मनमोहक है। सिंपल सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट करना क्योंकि समय ज्यादा लंबा होगा। फिर फसल क्या है? फसल क्या है? देखिए फसल का जो इनके रचिता है ना, वो फसल कविता आपकी नागार्जुन की ही है, ठीक है। दो कविताएं ली गई इस पाठ से आपकी, एक तो रही है दंतुरित मुस्कान, उसके भी रचिता आपके नागार्जुन है और फसल के भी नागार्जुन है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वहां नदियों का पानी का जादू है, हाथों के संपर्क की महिमा है, स्पर्श की महिमा है, भूरी कादली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। देखो फसल वास्तव में क्या, कभी यहाँ पर ध्यान से मैं कह रहा है कि फसल क्या है, ये स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर में कहता है कि फसल और कुछ नहीं है, फसल और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू। यहीं से पढ़ो, यहाँ से समझ में आएगा। कभी स्वयं से प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है और फिर उसके उत्तर में कहता है, खुद ही पूछता है साहब, ठीक है, फसल और कुछ नहीं है, फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है, ठीक है। किसानों, ये हाथों का स्पर्श मतलब क्या? किसानों की जो मेहनत है उसकी महिमा है, भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, और हवा है, इसका फसल में योगदान है, ठीक है। अर्थात अर्थात फसल और कुछ नहीं, अर्थात फसल और कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना और लिख लेना भले, है ना। पर अर्थात फसल और कुछ नहीं,
ठीक है, नदियों का पानी का जादू, किसानों की मेहनत, ठीक है, मिट्टी का गुण और सूरज और की किरणें और हवा फसल पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, या पैदा करने में महत्व है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। ये सिंपल सी बात है, पढ़ लोगे जिसमें याद हो जाएगा मैंने जो बताया। संदर्भ क्या लिखोगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के फसल नामक पाठ से कविता से लिया गया है और इसके कवि को ने डाका जी ने। यहाँ पर बताया गया है कि किन किन फसल में किन किन के सहयोग से पैदा होती है। अब अगला है आपका ये अध्याय 6 संगतकार, मंगरेश डबराल। इनके रचिता कौन है, मंगरेश डबराल है। ये पाठ है और वो कविता है थी 2। जब गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघकर चल जाता है भटकता हुआ एक आनंद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभालता रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उन्हें याद दिलाता हो उनका बचपन जब वहां नौ सिकिया थे, यानी कि जब वो सीखने के लायक थे। देखो यहीं से चीज है, संगतकार का मतलब क्या है। पहले तो संगतकार का मतलब ये होता है कि अपनी भाषा में अपन बात करें तो जैसे एक आदमी जो है, मेन आदमी जो गाता है वो हो गया, तो 4-5 आदमी उसके बगल में जो रहते हैं ना, सपोर्ट करने वाले। ठीक है, संगीत में सपोर्ट करने वाले यानी कि आसपास बैठते हुए, जैसे मेन व्यक्ति जो कलाकार है वो माइक जिसके हाथ में रहता अधिकतर, वो तो हो गया आपका मुख्य गायक। क्या हो गया है, मुख्य गायक। और बाकी संगतकार क्या, उसकी टीम बाकी। तो ठीक है, जब भी, अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब भी जो मुख्य गायक है वो गाते गाते क्या है, अंतरा गाते गाते ठीक है, अपनी धुन से ले से जब विचलित होता है तो तभी उस समय संगीतकार जो रहता है, संगतकार वो जो रहता है वो उसको संभाल लेता है, उसकी टेक को संभाल लेता है, उसकी धुन को संभाल लेता है। ठीक है, यहाँ जो कार्य है ना, वो कार्य तो ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक है, जो मेन आदमी है, उसका छूटा हुआ सामान, ठीक है, समेट रहा है। कौन, संगतकार। ठीक है, और ये उसको उस दिन की याद भी दिलाता है जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब ये है कि वो शुरुआती दिनों में जब संगीत उसने प्रारंभ किया था, गाना बजाना, तो जब वो अटकता था तो उसको संभालता था नहीं, इसी तरह वो उसको वो दिन याद दिला रहा है। तो सिंपल सी बात है कि व्याख्या बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी जो मुख्य गायक है वो अंतरा गाते गाते ले के आलापों में खो जाता है, रम जाता है, जो संगतकार है उसकी टेक को संभाल लेता है और उसे सहारा दे देता है। यह कार्य तो उसका ऐसा कार्य है जैसे वहां मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान को समेट रहा है और मुख्य गायक को अपने गायन के सीखने की उस समय को याद दिला रहा है जब उसने संगीत का सीखना ही शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं प्रसंग की बात करें ध्यान से की तो पाठ्य पुस्तक में संगतकार नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, कवि मंगरेश डबराल और यहाँ पर गायक के सहयोगी संगतकार के महत्व को बताया गया है। ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दूसरा है, तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठठास बंधाता कई ओर से चला आता है संगतकार का स्वर। संगतकार मैंने सबसे शुरू में बताया है, संगतकार का मतलब होता है सपोर्टर, जो गीत गाने में या भजन गाने में जो बाकी लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं संगतकार। और मुख्य गायक वो है जो मेन आदमी गाता है। तो देखिए कभी कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते गाते जब मुख्य गायक का गला बैठ जाता है और अटक जाता है गाते गाते, तो उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, तो उसी समय उसका उत्साह गायब हो जाता है
और उसको ठठास बनाता हुआ, उसका उत्साह बढ़ाता हुआ, कहीं से जो मुख्य गायक के साथ में सपोर्टर रहते हैं वो उस भजन को संभाल लेते हैं, उसको उसको सांत्वना देते हैं कि उसकी जो अज्ञात दिशा में उसका स्वर जा रहा है उसको एक नई दिशा प्रदान कराते हैं और उसके गायन को भी संभाल के रखते हैं। ये वही चीज है। देखो, कवि कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते समय जो मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तो उसकी साधना जब उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह गायब हो जाता है, उसका स्वर बूझने लगता है, तब मुख्य गायक को हिम्मत बढ़ाते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए, नहीं, ये उसका उत्साह बढ़ाते हुए संगतकार का जो स्वर है वो अज्ञात दिशा को एक नई दिशा प्रदान करता है और गायन को संभाल के रखता है। मतलब जो मुख्य गायक है उसके स्वर को संभाल। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है ना। चलिए यहां से अपन आगे बात करेंगे। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। आप सोचते होंगे कि जो सपोर्टर रहेंगे वो नहीं गा सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है भैया, क्या भी कहते हैं कि संगतकार की जो आवाज है उसमें झिझक है, उसमें जो संकोच है उसके कारण वो खुलकर नहीं गा रहा है और अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने दे रहा है। यहाँ उसकी असफलता नहीं है, यह असफलता नहीं है, किंतु क्या है, यहाँ उसकी तो मानवता का श्रेष्ठ रूप है, जो स्वयं को तो दबा कर रख रहा है, मतलब स्वयं को नीचा रख रहा है और दूसरे को ऊंचा उठा रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ा ही किसके भी आंदा, उसके भी जो मेन आदमी रहेगा उसको, यही है। तो ये स्वयं को दबाकर दूसरे को ऊपर उठाना चाहता है। ये आपका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और ये भावार्थ हो गया।